Hello children, how are you? I am Satyajit and I am back on my YouTube channel in front of you, and I am today going to discuss about the unification of Germany. जर्मनी का एकीकरण यानी हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का ये इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण से हमारा क्या तात्पर्य है ये समझने की कोशिश करिए। हमने आपको पहले बताया है कि यूरोप में ज़्यादातर ऐसे हिस्से थे जहाँ लोग रहा करते थे, वो एक सर्टेन भाषा बोला करते थे, लेकिन एक देश के रूप में उनकी कोई पहचान नहीं थी। वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि यूरोप का काफ़ी बड़ा एक हिस्सा था जो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आता था। हैब्सबर्ग साम्राज्य जो 1600 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक यूरोप के काफ़ी बड़े हिस्से के ऊपर मौजूद था, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था वो ऑस्ट्रिया हंगरी हुआ करता था। ऑस्ट्रो हंगरी भी खुद एक एम्पायर हुआ करता था, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस हैब्सबर्ग एम्पायर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो फ्रांस में 1789 की क्रांति होने के बाद नेपोलियन ने अपने सैनिकों की सहायता से आसपास के पड़ोसी देशों को ये समझाना सिखाना शुरू किया कि लोगों की सरकार बनाने के क्या फ़ायदे हैं, एक यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट वाला सिस्टम बनाने के क्या फ़ायदे हैं, एक सर्टेन मिलिट्री रखने का क्या फ़ायदा है, एक सिंगल करेंसी रखने का क्या फ़ायदा है। और ये सारी चीज़ें करके एक कंट्री के रूप में अपने आप को एकजुट रखने का जो संदेश था, जो राष्ट्रवाद का संदेश था, वो नेपोलियन ने देने की कोशिश की थी। लेकिन चूंकि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हो गई थी वाटरलू की लड़ाई में, और उसके बाद उसे एक दूर आइलैंड सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया गया था। तो ऐसे केस में इस 1815 की लड़ाई के बाद नेपोलियन को हरा दिया गया, और वियना कांग्रेस के बाद एक बार फिर से पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव लोगों का शासन शुरू हो गया। लेकिन तब तक नेपोलियन की सेनाओं ने अपने आसपास के देशों में जो राष्ट्रवाद का संदेश फैलाया था, उसने वो उस चिंगारी का काम किया जो बाद में जाकर के कई अलग अलग देश जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम, ग्रीस, इन सभी कंट्रीज के यूनिफिकेशन और एक कंट्री के रूप में डेवलप होने का काम किया, रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। तो चलिए हम चर्चा करते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन की। जर्मनी 1871 ईस्वी से पहले, बिफोर 1871, जर्मनी वॉज नॉट अ सिंगल कंट्री नेम्ड विद जर्मनी। जर्मनी में सिर्फ जर्मन भाषी लोग रहा करते थे, और ये 39 अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। इन 39 राज्यों में करेंसी अलग अलग तरह की हुआ करती थी, जो टैक्सेशन सिस्टम था वो अलग अलग हुआ करता था। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, जर्मनी में ही हैब्सबर्ग नामक शहर से न्यूरेमबर्ग जाने वाले हैम्बर्ग शहर से न्यूरेमबर्ग जाने वाले एक व्यापारी को एक ही देश में, कहने का अर्थ हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग दोनों एक ही शहर, एक ही देश का हिस्सा हैं, दो अलग अलग शहर हैं, और एक व्यापारी को अपने ही देश में एक राज्य से यानी एक शहर हैम्बर्ग से दूसरे शहर न्यूरेमबर्ग जाने में 11 जगह टैक्स देना पड़ रहा था, और इन 11 जगहों पर अक्सर करेंसी अलग अलग हो जाया करती थी। तो ऐसे केस में एक व्यापारी होने के नाते अगर आप वहाँ उस जगह पर एक व्यापारी होते तो आपको ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होता कि आपके खुद के देश में आपको एक शहर से दूसरी जगह जाने में 11 अलग अलग जगह टैक्स देना पड़ रहा है, और उनमें से ज़्यादातर जगहों पर करेंसी बदल जा रही है। तो ऐसे केस में आपके लिए व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो जाता। साथ ही साथ एक और समस्या हुआ करती थी कि वेट और मेजरमेंट अलग अलग हुआ करते थे। जैसे एक शहर में अगर आप कपड़ा खरीदते तो जो यूनिट होता था कपड़े का वो होता था LA, तो किसी एक शहर में LA 56 सेंटीमीटर होता था, तो किसी दूसरे शहर में वो 65 सेंटीमीटर हो सकता था। तो देखिए कितना कंफ्यूजिंग था व्यापार करना। व्यापारियों के लिए टैक्सेशन सिस्टम, वेट एंड मेजरमेंट का अलग अलग होना, ये बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो 1834 ईस्वी में, इन 1834, व्हाट हैपेंड, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशा विद द हेल्प ऑफ नेपोलियन। ये नेपोलियन वो नहीं जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी, नेपोलियन सेकंड की चर्चा कर रहे हैं हम। नेपोलियन सेकंड का शासन था उस वक्त, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी फ्रांस में, 1830 में हुआ था ये। और तो नेपोलियन सेकंड के हेल्प से प्रशा ने जर्मनी के इन 39 स्टेट्स में एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम लगा दी। यानी
30 से ज़्यादा जो करेंसीज थी, अब उन करेंसीज को हटा करके वहाँ सिर्फ 2 करेंसी कर दी गई, ओनली 2 करेंसीज। और टैक्सेशन सिस्टम पूरे 39 राज्यों में सिर्फ एक जगह आपको टैक्स देना है। तो देखिए व्यापारियों के लिए कितना आसान हो गया। अब लोगों ने ये सीख लिया कि अगर हमारा टैक्सेशन सिस्टम एक जगह टैक्स देने से हमें इतना व्यापार करना आसान हो सकता है, करेंसी जो 30 से ज़्यादा है उसको अगर हम 1 या 2 कर देते हैं तो पूरे देश में यानी 39 स्टेट में हमें व्यापार करना कितना आसान हो जाएगा। तो व्यापारियों को ये लगा कि ये जो हमारी आर्थिक आज़ादी है, इसी आज़ादी का इस्तेमाल हम अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में डेवलप करने में क्यों ना करें। ये जो 39 स्टेट्स हैं इनको एकजुट करके एक सेंट्रल सरकार क्यों ना बनाए, ये संदेश उनके मन में फैलना शुरू हो गया। चलिए तो अब देखते हैं जर्मनी के 39 स्टेट्स को यूनिफाई कैसे किया गया। जर्मनी 4 अलग अलग साम्राज्यों के द्वारा शासित था। अब ये 4 साम्राज्य का नाम आप ध्यान से सुनेंगे। कुछ राज्य डेनमार्क के कब्जे में थे, कुछ राज्य ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे, कुछ राज्य प्रशा के कब्जे में थे और कुछ राज्य फ्रांस के कब्जे में थे। यानी आप उदाहरण के तौर पर समझ लें कि जैसे हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, अगर हम ये कहें कि ये इतने सारे राज्य और 4 अलग अलग देशों के द्वारा इनके ऊपर शासन किया जा रहा है और हर जगह करेंसी अलग हो रही है, फिर टैक्सेशन सिस्टम अलग हो रहा है, वेट एंड मेजरमेंट अलग अलग हो रहा है, तो आपको अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में कितनी समस्याएं होंगी, व्यापार करने में कितनी समस्याएं होंगी। बिल्कुल यही समस्याएं जर्मनी में भी थी, क्योंकि 4 अलग अलग साम्राज्यों के द्वारा शासन किया जा रहा था। ऑस्ट्रिया, प्रशा, डेनमार्क और फ्रांस, इन चारों ही देशों ने जर्मनी के 39 स्टेट्स पर अपना अपना कब्जा जमा करके रखा था। कुछ राज्य किसी एक साम्राज्य के पास, कुछ दूसरे राज्य किसी दूसरे साम्राज्य के पास। तो अब सवाल ये उठता है कि इनको यूनिफाई क्यों किया गया। तो इसके पीछे चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री में बैक जाएंगे तो आपको याद होगा फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी, जिसके बाद फ्रांस में जो परंपरावादी शासक थे उनको हटाया गया और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई, यानी संवैधानिक राजतंत्र। संविधान को मान लिया गया था वहाँ 1830 में फिर से, और वहाँ पर किंग को कंट्री का हेड मान लिया गया था। तो ये एक अच्छा संदेश था फ्रांस में जब ये हुआ, तो ये पड़ोसी देश जर्मनी के लोगों के लिए एक अच्छा संदेश था। उन्होंने देखा कि कैसे फ्रांस ने 1789 की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के शासन में कैसे डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट करने के बाद फिर कैसे 1815 में नेपोलियन को हरा करके एक बार फिर से वहाँ ये डेस्पोटिक शासन आ गया, निरंकुश शासन आ गया, राजतंत्र आ गया। और फिर कैसे फ्रांस के लोगों ने 1830 ईस्वी में अपने ही देश में एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी